Good afternoon. Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. 2 मिनट Good आपको ज्वाइन afternoon, कर ma'am. लेने तो गुड आफ्टरनून ज्वाइन कर लेते Okay. So, was there any takeaway from the mark you had yesterday? Mark you is treat mark you more as a self-assessment than for your marks. मैम यही कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट बहुत बड़ा चैप्टर है। बस मैम आज भी होगा ना? नहीं नहीं, आज नहीं होगा। मैम बहुत गंदा गया था मैम यही। नहीं ठीक है, बट देखो किसी भी चीज को बस पढ़ लेना, तुम लोग को हम इतना डिटेल से बीबीएम में अगर हम थोड़ा कम एक्सप्लेन करेंगे तो भी चलेगा, इसलिए क्योंकि तुम्हारा सिलेबस थोड़ा सा कन्फाइंड है। बट व्हाई आई एक्सप्लेन यू फ्रॉम वेरियस फैसेट्स इट्स दैट एग्जाम दे लोगे, पास कर लोगे, वो कोई भी पास कर लेगा, यकीन मानो जो क्लास नहीं करता है वो भी पास हो जाता है। बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दैट यू शुड हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट यू आर स्टडीइंग। ओके, because of this thing, this is one thing that makes the difference between somebody who is studying from notes and somebody who's studying from teacher. It is disappointing to see that even the basic things, if you cannot answer after having announced that on a certain date I'll take your mark you, and you're not able to answer, you're not able to explain things. For example, succession planning, I explain you from something which is not even relevant, not in context, just to make you keep remember those things. Understood? सक्सेशन प्लानिंग का क्या मतलब होता है, फिर भी आप सक्सेशन प्लानिंग समझा नहीं पाए, और करियर प्लानिंग और सक्सेशन प्लानिंग के बीच का डिफरेंस बता नहीं पाए। एंड दिस इज द सेकेंड टाइम आई हैव इंक्लूडेड द सेम सिलेबस, राइट? लास्ट मंथ also you appeared for the mark you with the same topic, just an addition was compensation for this month, this mark you. One mark you will not make any difference to your profile, but studying will. समझ में आया? अब अप्रैल से तो तुम लोगों का क्लास रेगुलर हो जाएगा, ऑफलाइन हो जाएगा। पहले से हम बता देते हैं कि अप्रैल में आपका जो मार्क्यू होगा उसका टॉपिक होगा ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, एंड यू टेक undue advantage of the fact that I announced mark you.
Today I am announcing this that the next topic will be OD, and any day I'll take, any random day I'll take this module in April. So you better be prepared. ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ये पढ़िए, ओडी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सिर्फ आपके एक तो एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आएगा ओडी से। दूसरी चीज, ओडी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एचआरडी. एचआरडी इज अ न्यू एंड इमर्जिंग कॉन्सेप्ट इन एचआरएम, so you better gear up with this subject. Let's start today's class. Still doing motivation, right? Motivation में we had an introduction about what is motivation. Next thing we studied is one theory, Abraham Maslow's need hierarchy theory, right? देखो 3-4 theory हम तुमको पढ़ा देंगे, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में ये डिफाइन करके नहीं लिखा हुआ है कि थ्योरी कौन कौन सी है। जो मेन थ्योरीज है वो हम बता देते हैं, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन में नीड हायरार्की थ्योरी पूछा हुआ है एक बार यूनिवर्सिटी में, पूछा हुआ है ना। क्वेश्चन पेपर देखियो। यस मैम है उसमें नीड हायरार्की थ्योरी। टुडे we will study another theory, another concept in motivation, which is Herzberg's two-factor theory. लिखो, और मोटिवेशन पे नोट्स हम दे देंगे तुमको, नोट वाली, लेकिन क्लास में समझाने के बाद, और एचआरडी भी हम तुमको दे देंगे। लेकिन अब तो तुम लोगों को बुक्स मिल गई है ना? यस मैम। बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। It's very comprehensive. Your book has covered it very comprehensively. So you don't need any extra PDF or notes for that. Classroom lecture and supported by your book is more than enough for you to write an exam. चलो जल्दी से क्विकली अब्राहम मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी रिवाइज करो, फिर हम लोग हर्ज़बर्ग थ्योरी पे चलेंगे। क्या है नीड हायरार्की थ्योरी? यस मैम। ऑल द रेगुलर फेसेस जो क्लास में आंसर करते हैं वो नहीं करेंगे आंसर। The one whom I ask will answer the question. Camera on करो सब। There are 16 students. I want all 16 to switch on their camera. तुम लोग मार्कियों में क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाते हो? जब क्लास में पढ़ाई हो जाती है इसका मतलब रिवाइज नहीं करते हो? बाकी के लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि कैमरा ऑन करना क्या होता है? Priyanshu, switch on your camera. Tell me what is need hierarchy theory. कुछ भी बताओ। बताओ प्रियांशु। कल किसी ने आंसर किया था, I asked a question, मैम करियर प्लानिंग और सक्सेशन प्लानिंग में डिफरेंस क्या होता है? किसी ने, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, लेकिन किसी ने आंसर किया था मैम करियर प्लानिंग करियर डेवलप करने के लिए होता है, सक्सेशन प्लानिंग सक्सेस के लिए होता है। कितना टेक्निकल आंसर, आई डोंट रिमेम्बर आई एवर टॉट दिस इन क्लास। प्रियांशु ठीक है, तुम लोगों को भी ऑफलाइन क्लास की बहुत जरूरत है, आ जाओ। यस मैम। बताओ क्या है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी? कैमरा ऑन करो पहले। Can you get my voice or is there a network error? कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या नेटवर्क में? मैम बीच में, यस मैम, बीच में कट गया है। हो रहा है? देखो
We're connected with hotspot. ठीक है, अब नहीं होगा तो कैमरा ऑन कीजिए। बाकी लोग जो ऑन नहीं करेंगे आपको हम क्लास से रिमूव कर देंगे। एंड नो अटेंडेंस फॉर टुडेज क्लास। तुम्हारा मार्क्यू कल देख करके आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, लेकिन आई रियली अप्रिशिएट दोज पीपल हु अपीयर्ड फॉर मार्क्यू। दोज हु डिड नॉट अपीयर, इट वाज नॉट अ गुड मूव। ये गलत बात है कि आप क्लास में रहते हैं और मार्क्यू में अटेंड नहीं करते हैं बस इसलिए कि टेस्ट नहीं देना है। इस टेस्ट से क्या होगा? यूनिवर्सिटी का मार्क्स है ये, नहीं है ना? चलो प्रियांशु, स्विच ऑन योर कैमरा। बताओ अब्राहम मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी क्या है? Psychological need. फिजियोलॉजिकल। Yes, ma'am. Physiological need, safety need, और ma'am belonging, ठीक है, और esteem need. ओके, स्टीम नहीं, सेल्फ एस्टीम बोलो। Yes, ma'am. एंड अच्छा, व्हाट इज सेल्फ एस्टीम नीड? व्हाट इज सेल्फ एस्टीम? व्हाट इज फिजियोलॉजिकल नीड? बताओ ऐसे क्लास कैसे आगे बढ़ेगा? तुम लोग भी ऑनलाइन क्लास में बहुत लिबर्टी ले लेते हो, बहुत। 3-4 फेसेस हैं जो आंसर करते हैं, क्लास में इंटरेक्टिव रहते हैं, बाकी को कोई मतलब नहीं है। और हमको लगता है मेरे अलावा भी कई टीचर्स होंगे जो ये किसी न किसी दौरान तुम लोगों को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या ओबी के टाइम पे तुम लोगों को ये बताया ही गया होगा। दिस इज द मोस्ट बेसिक, दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल theory that we study in motivation. अंशु, इसका माइक ऑन है, बहुत डिस्टर्बिंग है। शुभम, म्यूट योरसेल्फ शुभम। Anshu, switch on your camera. When I am asking a question, you're supposed to switch on a camera. I do not need to repeat it 5 times. Understood? What are the 5 levels of Abraham Maslow's need hierarchy theory? Quickly. Safety need, esteem need, self-actualization need. इसका कैमरा ऑन है। ठीक है, बाकी स्वर्णिका, Suman, Swarnika, I'll not mark your attendance. Remember that in today's class. You can leave. Yes, ma'am. क्लास तो आप लोग अटेंडेंस के लिए करते हैं, तो अटेंडेंस हम बनाएंगे नहीं, पहले डिक्लेयर कर दिए, तो आप एग्जिट कर जाइए, टाइम बचेगा आपका। सुमन, टेल मी। Yes, ma'am. अब्राहम मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी बताओ। Physical needs, social and security. Sorry, physiological needs, social and security, safety and security, and esteem needs, and love and belonging, self-actualization. ऐसे याद किया जाता है ये थ्योरी, यही हायरार्की है। There is a reason why it has been put in hierarchy, है ना? कारण है जिसकी वजह से हायरार्की। तुम तो पूरा
पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही नलिफाई कर दिए। ऐसे नहीं चलेगा काम। अब आप ऑफलाइन क्लास में आइएगा, देन आई विल टेक योर टेस्ट, मेरी क्लास में पढ़ के आना होगा भाई। ऐसे क्लास हम आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। मेरा काम सिर्फ ये नहीं कि हम आए क्लास में लेक्चर दिए और निकल गए। आई हैव टू मेक श्योर दैट इज गेटिंग इनटू योर हेड। अगर हम मेहनत करेंगे तो हम आपसे भी करवाएंगे। Giving you PDF is an easy thing for me. That is rather, should not say this, but अगर हम क्लास में समझाने पे ज्यादा ध्यान देते हैं तो हम इसलिए समझाने पे ध्यान देते हैं ताकि आपको सब्जेक्ट समझ में आए। कुछ लोग खुद ही एग्जिट कर गए ताकि मैम हमसे पूछे ना। Look at your motivation to do class. खुद ही एग्जिट हो गया, अभी देख रहे हैं तो पार्टिसिपेंट्स आर रिड्यूसिंग। 16 लोग ज्वाइन किए थे, 12 हो गए। I do not mind these people going. तो क्या किया जाए फिर, बताओ जो तुम लोग हो। ऐसे क्लास बढ़ता है, हम थ्योरी पे थ्योरी पढ़ाते जाएं आगे और तुम लोग पीछे का कुछ बोलो ही नहीं। ये भी चलो पूरा मत एक्सप्लेन करो, एटलीस्ट हायरार्की ही बोल दो, वो भी नहीं बोल पाते हो। ये तो मेरे लिए भी बहुत डिमोटिवेटिंग हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्लास में, जो नेक्स्ट क्लास होगा आपका वो रिविजन क्लास होगा मोटिवेशन का। आज हम एक न्यू थ्योरी पढ़ाएंगे तुम लोगों को, अब्राहम मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी और हर्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी। ये दोनों पढ़ के आना अगले क्लास में, ठीक है? कुछ भी नया नहीं होगा नेक्स्ट क्लास में। तुम्हारा सिलेबस ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है। जो HRD है वो 2 लेक्चर क्लास है। बाकी आई हैव टोल्ड यू कि HRD का हम तुमको PDF दे देंगे बना के आंसर, जितना तुमको जरूरत होगा, क्योंकि वो थोड़ा नया सब्जेक्ट है। हालांकि जो लोग बुक पढ़ेंगे, बुक के लिए इतना परेशान रहते हो, पढ़ते कितने लोग हो जरा बताना। कुछ लोग पढ़ते होंगे, आई डोंट से कि बिल्कुल ही कोई नहीं पढ़ता है। आई नो, ऐसा नहीं कह रहे हैं हम, जो भी हम कह रहे हैं वो सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट मेजोरिटी, द जनरल स्टूडेंट्स, ज्यादातर 70% की हम बात कर रहे हैं। आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द 10% जिनको क्लास वो कुछ भी कर लो वो नहीं पढ़ेंगे। आई नो, दैट्स ओके। और 10% हैं जिनको एडवर्स कंडीशन में भी वो पढ़ लेते हैं, उनको पढ़ना है। But I'm talking about the general people. Sometimes it is good that you do self introspection. आप क्या कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट के साथ, अपने कोर्स के साथ, कितना जस्टिफाई कर रहे हैं। Complaining about the external factors is fine. That is also acceptable. But the former thing is also very important. Okay, student है, पढ़ने के अलावा आपको दूसरा कोई काम होना नहीं चाहिए। जो भी है वो सेकेंडरी है। चलो 1 minute, give me 1 minute, I'll connect it properly and then we'll proceed with Herzberg's 2 factor theory. Next class में कुछ भी नया नहीं होगा, रिविजन होगा, पढ़ के आना। मैम थोड़ा वो चार्जर कनेक्ट कर दीजिए। Okay. This is again a very important theory in motivation. जब आप मोटिवेशन पढ़ते हैं ना, इसमें 3-4 थ्योरी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में भी कुछ थ्योरीज आई, उनका भी इम्प्लीमेंटेशन आपको कई जगह पे मिलेगा, लेकिन ये जो 3-4 थ्योरी है, ये मैनेजर अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से आज ऑर्गेनाइजेशंस में, चाहे जिस भी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रोडक्ट बेस्ड हो या सर्विस बेस्ड हो, ऑर्गेनाइजेशन में सूटेबिलिटी के हिसाब से मैनेजर इन मोटिवेशन थ्योरीज को इम्प्लीमेंट करता है टू डिलीवर द बेस्ट आउट ऑफ पीपल। ठीक है, मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है, ये दोनों ही है। आपका मोटिवेशन एक इंट्रिंसिक फैक्टर भी है, ऑर्गेनाइजेशन जो ऊपर से प्रोवाइड करती है वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी है। आपका अपना मोटिवेशन क्या होगा? जैसे ये मोटिवेशन ही है जो एक बहुत गरीब आदमी, जिसको कि शायद खाना में कभी कोई फैंसी चीजें नहीं मिली हो खाने के लिए, who really in real terms can be called underprivileged,
none of which you people are. तो ऐसा none of which you people are आप नहीं समझ सकते हैं द काइंड ऑफ क्राइसिस जिसको कि शायद ऑटो का 5 रुपए भी बचाना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो चल करके 5 किलोमीटर कहीं जाता है और आता है, लेकिन फिर भी पढ़ाई करता है और बड़ी नौकरी क्रैक करता है। व्हाट इज दैट? दैट इज योर इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, योर डिजायर्स टू अचीव योर गोल इज सो यू नो is so fierce that nothing can stop you from achieving the goal, or at least from trying to the utmost level. Understood? Organization के terms में extrinsic motivation क्या होगा? जैसे organization आपको ज्यादा पैसे का लालच दे, incentive plan करे कि जैसे कि इंश्योरेंस वालों का इंसेंटिव होता है, LIC वालों का इंसेंटिव होता है, अदर देन दैट सेल्स वालों का इंसेंटिव होता है कि जितना ज्यादा सेल्स आप कन्वर्ट करेंगे हर उस सेल पे आपको पैसा मिलेगा। तो ये भी एक एक्सट्रिंसिक फैक्टर है ना कि ऑर्गेनाइजेशन तुमको बाहर से प्रोवाइड करे, ये मोटिवेशन है एक्सट्रिंसिक फैक्टर में। लेकिन जो थियरिस्ट्स हैं वो ये मानते हैं कि अगर किसी में इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ मोटिवेशन नहीं है, अगर किसी को अंदर से डिजायर अचीव करने का ललक नहीं है, अंदर से उसको कुछ करने की चाहत नहीं है, कोई गोल्स अचीव करने का कोई मोटिवेशन नहीं है, तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर एक टाइम तक ही तुमको मोटिवेट कर सकता है। ओके, आफ्टर अ टाइम द एक्सट्रिंसिक फैक्टर विल सीज टू मोटिवेट यू। ओके, सो मोटिवेशन as an intrinsic factor is very important for the organization. अब देखो, there are many sectors जिसमें एकदम, हालांकि मोटिवेशन और मोटिवेशन की theories they hold relevance in every organization, but specially for, आप सोचो कि अगर हम लोग एक दो सेक्टर पिन पॉइंट कर लें, जैसे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, ठीक, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर माने the sector which is providing you accommodation and food and hotels, tourism, ये सब hospitality sector. Okay, when you are outside of your home, जब आप अपने घर के बाहर हैं तो ये sectors आपको provide करते हैं facilities. तो इसमें तुमको अच्छा क्या लगता है? इसमें तुमको अच्छा लगता है लोगों का सर्विस, लोगों का behavior, the kind of service which is given to you. Service is something you cannot touch, it's an intangible feeling. Services can only be felt. Banking is service, insurance is service, education is service. What I'm providing you is service. अब माँ क्यों हर टीचर लेते हैं, पढ़ाते हर टीचर हैं अपनी क्लास के टाइम पे, but if we consider, just I'm considering this because you are a student, you can relate to it in a better way. पर किसी की सर्विस तुमको अच्छी लगती होगी, किसी की शायद कम अच्छी लगती होगी. This is something you have felt yourself. Because you feel it yourself. The same happens with services. किसी होटल में आप जाते हैं, रुकते हैं, वहाँ के स्टाफ का बिहेवियर, रेस्टोरेंट का, रूम सर्विस का, लॉन्ड्री का, ट्रांसपोर्ट का सर्विसेज, the way they handle you, the way they cater to your needs, the way they handle the grievances that you address them to, ये तुमको अच्छा लगता होगा. ये क्या करता है? तुम्हारा डिससेटिस्फैक्शन कम करता है. तुमको अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तुमको अगर कोई प्रॉब्लम है और हम सुने ही ना वो प्रॉब्लम, यू आर अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, आई एम बाउंड टू लिसन टू योर प्रॉब्लम्स, है ना. हम द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज टू एड्रेस द प्रॉब्लम. मानो कि वो प्रॉब्लम है, तभी तो उस पे बात होगी. हो सकता है हम तुमको बाद में कन्विंस कर पाए कि what you are addressing to is not a problem. ठीक है, जो हम कह रहे हैं तुमको शायद ये प्रॉब्लम नहीं है. This can be sorted out in some time between me and you, but at the first step it needs to be addressed as a problem. Grievance, कस्टमर का ग्रीवेंस है, तुम उसने ये नोट डाउन करवाया कि मुझे ग्रीवेंस है, मैं रूम सर्विस के लिए ऑर्डर करता हूँ, 10 मिनट 15 मिनट तक कोई रूम सर्विस में एड्रेस करने नहीं आता. हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है. अब वो बोलेगा ऐसा ही है, यहाँ स्टाफ कम है तो क्या प्रॉब्लम होगा, ऐसा ही है, अब आ जाएगा ना सर, आ जाएगा ना. A good organization will not do this. और
ट्रेनिंग जो अनट्रेन्ड स्टाफ है, अनट्रेन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ये सब फीचर्स होता है. ओके, सो मोटिवेशन की जहां तक हम बात कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज वी आर टॉकिंग अबाउट मोटिवेशन, आई टोल्ड यू दैट इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर. अब हम बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए बहुत अच्छा प्लान कर रही है, ओके, बहुत अच्छा प्लान करी. इस ऑर्गेनाइजेशन में मान लो करियर डेवलपमेंट का बहुत सारा स्कोप है, लेकिन आई एम ओके विद इट. ठीक है कि हम जो कर रहे हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं, बस हम वही पढ़ाएंगे, हमको डेवलपमेंट अपने में नहीं करना है, मुझे कोई नया एचआर के फील्ड में क्या डेवलप हुआ मुझे नहीं सीखना है, हम जो पढ़ा रहे हैं बस वही पढ़ाएंगे. तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी मेरे लिए? ज्यादा लंबा इंसेंटिव तो नहीं दे के मुझे ले और नहीं कर सकती है. ठीक है, this is what I am telling you, that both the factors of motivation, intrinsic and extrinsic, are important, and there should be a very fine balance between intrinsic and extrinsic factors. But if a person is not internally motivated, he cannot be motivated by external factors for a very long time. Understood? Yes, ma'am. Okay, first theory we understood, Maslow's need hierarchy theory. कहने का उसमें मतलब था कि नीड होती है ऑर्गेनाइजेशन को, कुछ नीड होती है एम्प्लॉइज की, कुछ नीड्स होती है. इस थ्योरी ने कहा कि अगर उन नीड्स को ऑर्गेनाइजेशन केटर करती है प्रॉपर्ली, अगर उन नीड्स को ऑर्गेनाइजेशन लुक आफ्टर करती है प्रॉपर्ली, एम्प्लॉय के नीड्स को फुलफिल करती जाती है, तो एम्प्लॉइज मोटिवेटेड होते हैं फर्दर काम करने के लिए. ठीक है, एम्प्लॉय का मोटिवेशन, जैसे तुमने जॉब सेटिस्फैक्शन का भी एक टॉपिक है तुम्हारे सिलेबस में, और वो ओबी में भी है, तो हम कवर कर देंगे उसको, जॉब सेटिस्फैक्शन को, क्योंकि मोटिवेशन और जॉब सेटिस्फैक्शन और एम्प्लॉय परफॉर्मेंस ये तीनों एक साथ चलता है. ठीक है, काफी कोरिलेशन है इन चीजों में. जब मोटिवेटेड रहते हैं ना एम्प्लॉयज, जब आप, जैसे कि आप अपने से ले लीजिए, अगर आप अपने आप को एम्प्लॉय समझिए, जिस क्लास में तुमको पढ़ने का मन करेगा तुम उसके लिए इंटरनली ही मोटिवेटेड रहोगे. ठीक है, वो तुमको बोझ जैसा नहीं लगेगा. राइट फ्रॉम अटेंडिंग दैट क्लास टू द एंटायर टाइम यू हैव बीन इन क्लास एंड आफ्टर दैट क्लास यू विल फील सेटिस्फाइड. ये होता है ना, जॉब सेटिस्फैक्शन होगा, यही चीज होती है कि अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड हैं तो वो सेटिस्फाइड रहते हैं, they are happy with their jobs. Today we're going to start the next theory, which is Herzberg's two-factor theory. Herzberg's two-factor theory ने क्या कहा? देखो, तुम लोग ये थ्योरी पढ़ाने के पहले हम बता रहे हैं कि आप लोगों को बुक मिल गई है, तो कोई चेक करना. मुस्कान, यू जस्ट चेक इट आउट इन द बुक कि मोटिवेशन चैप्टर में कोई कितनी थ्योरीज दी हुई है, एंड जस्ट सेंड मी द नेम्स ऑफ, क्योंकि बहुत सारी थ्योरी है मोटिवेशन में. आई एम श्योर कि उतना तुमको नहीं पढ़ना है, तो ये जस्ट मैसेज मी दैट. ठीक है, कि कौन कौन सा थ्योरी पढ़ना है, हम पढ़ा देंगे वो सब. ये दोनों तो पढ़ना ही होगा. हर्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी है. हर्जबर्ग ने ये बोला कि वर्क प्लेस पे यानी ऑर्गेनाइजेशन पे दो फैक्टर्स होते हैं काम के. एक जिनको उन्होंने बोला हाइजीन फैक्टर्स या डिससैटिस्फायर्स, और दूसरे फैक्टर्स जिसको उन्होंने बोला मोटिवेटर्स और satisfiers. Now, hygiene factors are also known as dissatisfiers and maintenance factors. ठीक है, maintenance factors, and motivators are known as satisfiers. दोनों में डिफरेंस क्या है? तुम्हारी क्लास के वर्किंग एनवायरनमेंट से हम तुमको ये चीज पहले भी एक्सप्लेन किए. आई थिंक जब हम एड ऑन पढ़ा रहे थे तभी भी हम ये समझाए हैं, लेकिन अभी मेन पढ़ रहे हैं इसलिए हम फिर से रिपीट कर देते हैं. जैसे एक फैक्टर है जो हाइजीन फैक्टर में आता है. हाइजीन फैक्टर पहले मतलब समझ लो. हाइजीन फैक्टर का मतलब है वैसे फैक्टर्स वर्क प्लेस पे जिनके रहने से तुम मोटिवेटेड नहीं होगे, ठीक है, लेकिन उनके एब्सेंस में वो ना रहे तो तुम डिससैटिस्फाइड हो जाओगे. ठीक है, यानी तुम्हारा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा. ओके, अब हाइजीन, ये समझ में आया? थोड़ा धीरे धीरे समझो क्योंकि ताकि ये थ्योरी याद रह जाए. Hygiene factors
are those factors which are maintenance factor, यानी एक एम्प्लॉय को वर्क प्लेस पे मेंटेन करने के लिए जो फैक्टर जरूरी होते हैं उनको बोला जाता है हाइजीन फैक्टर्स। जैसे बताओ, बता सकते हो कोई ऐसे फैक्टर्स जो जरूरी हैं तुम्हारे काम करने के लिए? गर्मी में वाटर कूलर हो, वॉशरूम हो, रेस्टरूम हो, वेरी गुड, फर्स्ट एड किट हो। वेरी गुड। ये सारे, अब तुम सोचो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में कैंटीन की और टॉयलेट्स का अरेंजमेंट ना हो, ठीक है, दिस इज सो फनी बट दिस इज ट्रू, ठीक है, कैंटीन ना हो, टॉयलेट्स का अरेंजमेंट ना हो, ड्रिंकिंग वाटर का अरेंजमेंट ना हो, तो कितनी दिक्कत होगी। तुम बार बार ये बोलोगे कि कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, पानी का भी अरेंजमेंट नहीं है, राइट? कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, बाथरूम का अरेंजमेंट नहीं है, ओके? कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर वर्क स्पेस नहीं है, इतना कंजस्टेड है। They should have thought कि when so many number of people will work together at a common place, it's going to create a humidity at that place. The temperature will rise and many more things. Okay? लेकिन क्या ऐसा है कि बाथरूम के रहने से, कैंटीन के रहने से, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होने से, रेस्टरूम, मेडिकल एड रहने से तुम बहुत हाईली मोटिवेटेड होते हो अपना काम करने के लिए? नो मैम, कोई ऐसा मोटिवेटेड नहीं होता है। तुम ऐसा कभी नहीं सोचोगे कि छोड़ो मैं असिस्टेंट मैनेजर बन के आया हूं ना, कभी मैनेजर नेक्स्ट प्रमोशन भी नहीं होगा तो क्या होगा, बाथरूम तो है ना। ऐसा सोचता है कोई? नहीं सोचता है ना, नहीं सोचता है ना। बस इसी बात से याद रखिए, ये बहुत रिसर्च थ्योरी है, हंसने की बात नहीं है। ऐसा जो खराब ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो करती हैं ऐसा काम, ठीक है। दिस इज व्हाई दीज थियरीज आर इम्पोर्टेंट टू मैनेजर्स। कल को मैनेजर बनोगे तो तुमको भी ये चीज समझना होगा कि ये चीजें एम्प्लॉयज को के लिए जरूरी है, तुमको इम्प्लीमेंट करना होगा ऑर्गेनाइजेशन में। अंडरस्टूड? सो हाइजीन फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स जिनके रहने से मोटिवेशन नहीं होता है, यानी तुमको ये जिज्ञासा नहीं होगी, ये मोटिवेशन नहीं होगा कि बहुत ऊपर जाना है, बहुत मन लगा के काम करना है, लेकिन इन फैक्टर्स का ऑर्गेनाइजेशन में रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक मुस्कान ने जितना एग्जाम्पल दिया वो सब वर्किंग कंडीशंस में आता है, ओके। सो हाइजीन फैक्टर्स में क्या क्या आएगा, लिखो, एक पहला पॉइंट में लिखो, हाइजीन फैक्टर्स में क्या क्या आएगा, राइट डाउन। वर्किंग कंडीशंस, मैम सैलरी ये सब भी तो आएगा। वेरी गुड, हम तो ये क्वेश्चन पूछने वाले थे आप लोगों से। अब इसी से आप ये बात समझिए कि सैलरी इज अ हाइजीन फैक्टर। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव का एग्जाम देने जाओगे तो। ये सरप्राइजिंग लगता है ना? आपने ये नहीं सुना है कि पैसा अच्छा देता था लेकिन मैनेजमेंट से बकझक हो गया तो मैंने नौकरी छोड़ दी। छुट्टी को लेकर के मैनेजमेंट से बकझक हुई और मैंने नौकरी छोड़ दी। सुने हो ये बात? मैम तब तो रिलेशनशिप विद पीयर्स भी तो इसी में आ जाएगा। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। धीरे धीरे आप लोग जॉब समझिएगा कि जॉब इज नॉट जस्ट अबाउट मनी, ओके। वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट लिखो, व्हाट डिड आई से, वर्किंग कंडीशंस। वर्किंग कंडीशंस में क्या क्या आएगा, टेम्परेचर, लाइट, एरेशन, वाटर, कैंटीन, रेस्ट रूम, डाल लो ये सब एग्जाम्पल। नेक्स्ट लिखो, पुअर इंडस्ट्रियल रिलेशन, या फिर सिंपली इंडस्ट्रियल रिलेशन लिखो और उसको एक्सप्लेन करो। बोथ वेज एक्सप्लेन कर सकते हो तुम। जो आशीष ने बोला कि
पीयर्स के साथ खराब रिलेशन होगा, बकझक होती है, तुम्हारी नहीं बनती है, तुमको अकेला छोड़ दिया जाता है, ग्रुपिज्म है, इस तरीके का बहुत सारा फैक्टर, पॉलिटिक्स है, ठीक है, इस आगे बढ़ने का स्कोप नहीं है बिकॉज आपका पीयर ग्रुप खराब है। तो ऐसे फैक्टर्स को, आपका मैनेजमेंट खराब है, ठीक है, जो मैनेजमेंट है वो आपकी बात नहीं सुनता है, ओपन कम्युनिकेशन नहीं है, देयर इज ओनली वन वे कम्युनिकेशन, ऑटोक्रेटिक अप्रोच है ऑर्गेनाइजेशन का तुम्हारे प्रति, तो तुम बहुत दिनों तक तुम मोटिवेटेड नहीं रहोगे काम करने में। अगर तुम स्टे भी करते हो तो भी यू विल नॉट फील थॉरली मोटिवेटेड टू वर्क इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आएगा कि मोटिवेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है। और ये सारी चीजें आप सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे, आप अपने भी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो एज अ स्टूडेंट। लाइफ नहीं है इसलिए आज हम पढ़े नहीं, ठीक है, मोटिवेशन रहेगा तो पढ़ लोगे। डोंट स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस, योर फाइनल ईयर स्टूडेंट। तो मैनेजमेंट के साथ बैड रिलेशन है, तुम्हारा अपने पीयर्स के साथ पुअर रिलेशन है, पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है, ग्रोथ नहीं है उसकी वजह से, तो वो सारा फैक्टर्स इसमें आ जाएगा। थर्ड पॉइंट लिखो, कंपनीज पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। कंपनीज पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, इसमें क्या क्या आएगा सोच के बताओ जरा। इतना जो हम लोग डिस्कस किए तो एक आध पॉइंट बता सकते हो? मैम रूल एंड रेगुलेशंस आ सकते हैं। हाँ, रूल एंड रेगुलेशन आएगा, मिनिमम वर्किंग आवर्स आएगा, ठीक है। Just a moment. हाँ, ठीक है, रूल एंड रेगुलेशन। मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में तुमको रूल्स एंड रेगुलेशंस इतना स्ट्रिक्ट है, ऑटोक्रेटिक अप्रोच समझते हो ना, लीडरशिप में भी तो वही पढ़ रहे हो अभी, टाइप्स ऑफ लीडरशिप। अब सोचो कि वहां का मैनेजमेंट एक ऑटोक्रेट है, you will feel demotivated when there is no say for you in the organization. You will feel demotivated. Okay, rules and regulations like we had in classical theory. जब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में क्लासिकल थ्योरी के का हम लोग थोड़ा रिवाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑटोक्रेटिक अप्रोच में या मैनेजमेंट के स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से इतना रिजिड है, इतना स्ट्रिंजेंट है कि देयर इज नो स्कोप ऑफ एनी इनोवेशन दैट यू कैन डू, राइट। जैसे मान लो कि हम ही टीचर हैं, ठीक है, हम तुमको पढ़ा, हर टीचर का पढ़ाने का अपना अपना तरीका होता है ना, और अपना कंफर्टेबिलिटी भी होता है अपना कंफर्टेबिलिटी होता है। मुझे लगता है कि कोई चीज पहले इतनी चीजें समझा देनी चाहिए तुमको ताकि तुमको सब्जेक्ट ज्यादा समझ में आए, या हम बहुत नोट्स और थ्योरीज में भरोसा नहीं करते, बिकॉज व्हाई आई से दिस इज बिकॉज आपके पास गूगल में बहुत नॉलेज है, आपके पास बुक में बहुत नॉलेज है, आपके पास जो तुम्हारा मटेरियल है उसमें भी बहुत नॉलेज है, लेकिन पहले चीज को समझ लेने से, एक बार लेक्चर समझ लेने से बुक में ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ आई स्टडीड एंड दिस इज हाउ आई एम ट्रांसफरिंग दिस टू यू। ये मेरा अपना तरीका होगा, किसी को अच्छा लगता होगा, किसी को नहीं लगता होगा, वो एक अलग बात है, लेकिन ये मेरा तरीका। अब सोचो कि मैनेजमेंट मुझे बोले कि नहीं यही तरीका है और यही पढ़ाना है, तो ये मेरे मोटिवेशन को कम करेगा। ओके, लाइक दैट काइंड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब तुमको समझ में आया? जैसे एम्प्लॉयज जब जाते हैं तो उनमें इनोवेशन भी होता है, उनमें क्रिएटिविटी भी होती है, पर मान लो मैनेजमेंट की पॉलिसी उसको सपोर्ट नहीं करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी उस चीज को केयर नहीं करती है, तो there are fair chances that an employee will remain dissatisfied. Okay, next point लिखो, status। देखो
किसी भी एम्प्लॉय का जो स्टेटस होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट शुड बी रेगुलरली अपडेटेड एंड वेल मेंटेन्ड। अब हम लेक्चरर पे ज्वाइन किए और हम 20 साल तक यही पढ़ाते, यही पोस्ट पे रहेंगे, तो इज इट फेयर फॉर मी? नो मैम। नो No, ना? ma'am. ऑल्सो अगर स्टेटस का एक और मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में कि आप जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, हो सकता है कि फ्रेशर हैं आप तो आप कम काम करेंगे, काम सीख रहे हैं, जूनियर लेवल पे हैं, बट when you are learning work and sometimes when you start contributing a lot to the work of the organization और आपका स्टेटस enhance ना हो, आपका स्टेटस improve ना हो, this will be a demotivating factor because your status, your respect in the organization should commensurate the amount of work that you are doing. Okay? Salary. Next point देखो, salary. Salary is again a hygiene factor. ये आपको maintain करने के लिए important है। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे कि तुमको पैसा ठीक ठाक दे रहा है और जो तुम्हारा मैनेजर है वो बहुत एब्यूसिव है, ओके? तुम कोई काम लेके जाते हो, तुमको डांट डपट करने लगता है, इंसल्ट करने लगता है, किसी के सामने भी इंसल्ट हो जाता है, सैलरी बहुत दिन तक तुमको मोटिवेट नहीं करेगा। You will feel dissatisfied from inside. Understood? यस मैम। ठीक है। इसके अलावा जो हमने इंडस्ट्रियल रिलेशंस हम लोग लिखे हैं, वहाँ आशीष ने जो पॉइंट बोला कि मैम पेयर्स के साथ जो चीजें हैं वो इसी में आएंगी, डेफिनेटली इसी में आएंगी, उसमें आप लिख लीजिए इंटरपर्सनल रिलेशंस। अब इंटरपर्सनल रिलेशन में आपका हेड के साथ भी रिलेशन आ जाएगा, इसी में पेयर्स के साथ भी आ जाएगा, लिख लो इंटरपर्सनल रिलेशन। मैम नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, उसी में जोड़ लो या नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जैसे भी मन है। एक पॉइंट, अच्छा बताओ जॉब सिक्योरिटी किस में आएगा तुम्हारे हिसाब से, किस में आना चाहिए जॉब सिक्योरिटी? इसी में आना चाहिए। इसी में आएगा मैम। बाकी लोग, कोई है जो मोटिवेटर कहता है? चलो इसी में आता है। जॉब सिक्योरिटी इज अ हाइजीन फैक्टर। व्हाई डू यू थिंक जॉब सिक्योरिटी के लिए कितनी मारा मार है ना? गवर्नमेंट नौकरी चाहिए होती है लोगों को जॉब सिक्योरिटी के लिए, लेकिन दिस इज सो सरप्राइजिंग दैट इवन जॉब सिक्योरिटी इज अ हाइजीन फैक्टर। सोच के देखो क्यों होता है। एचआर पढ़ना इतना आसान नहीं होता है। एचआर को समझा जाता है कि उसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है, लेकिन एचआर इज अ टेक्निकल थिंग एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन रिसर्च्ड एंड देन पुट एंड कंपाइल्ड इनटू अ थ्योरी। ह्यूमन रिलेशन समझना इतना आसान नहीं होता है। बताओ जॉब सिक्योरिटी हाइजीन फैक्टर में क्यों आएगा? Because it will increase productivity, like minimize the dissatisfaction. Yes, to a great extent he said was right. देखो जॉब सिक्योरिटी में तुम ये सोच के देखो कि जॉब सिक्योरिटी अगर नहीं रहेगी तो तुमको काम करने का मन नहीं करेगा। क्यों नहीं मन करता है? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जगह लोगों के डिससैटिस्फैक्शन का ये कारण होता है कि जॉब की सिक्योरिटी नहीं है। आप कुछ भी अपने से करने और कोई स्टेप लेने या कोई आवाज उठाने के पहले यू विल साइकोलॉजिकली फील इनसिक्योर बिकॉज देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी इन योर जॉब। ठीक है, आप रिलैक्स नहीं हो सकते। आफ्टर अ सर्टेन टाइम यू वांट योर जॉब टू बी सिक्योर्ड। क्या आप काम तब भी करेंगे, लेकिन जॉब सिक्योरिटी रहेगी तो डिससैटिस्फैक्शन नहीं रहेगा। ये चीज है ना, ये पर्टिकुलरली दिस पॉइंट ये तुम तब समझोगे जब नौकरी करने लगोगे। तुमको ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं मैम, जो अच्छे से काम कर रहा है उसको जॉब सिक्योरिटी की क्या जरूरत है, या वो क्यों स्ट्राइव करेगा जॉब सिक्योरिटी के लिए, वो तो अच्छे से काम कर रहा है तो उसको किस बात की इनसिक्योरिटी, या अगर वो बहुत स्किल्ड है तो वो वहां जॉब छोड़ेगा तो कहीं और कर लेगा जॉब। लेकिन ऐसा नहीं होता है। Job security is one factor that will
रिड्यूस डिससैटिस्फैक्शन, आपको डिससैटिस्फाइड फील लगेगा कि साइकोलॉजिकली यू आर इनटू योर जॉब। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई मुझे बोल दे कि मेरा जॉब यहाँ सिक्योर्ड है तो मेरा बहुत मन करने लगेगा कि नहीं हम पीएचडी कर लें, हम फिर असिस्टेंट प्रोफेसर प्रमोट हो जाएं, देन एसोसिएट प्रोफेसर, देन प्रोफेसर, देन एचओडी। वो अलग फैक्टर है, दैट इज अनदर सेट ऑफ फैक्टर्स। समझ में आया? उसके लिए बहुत सारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी जरूरी होता है। मेरे जॉब सिक्योरिटी से मेरा पीएचडी करने का क्या रिलेशन है? कुछ नहीं है। बोथ दीज थिंग्स आर ऑपरेटिंग सेपरेटली। अंडरस्टूड? ये ध्यान रखिएगा कि जो हाइजीन फैक्टर्स होता है और जो मोटिवेटर्स होता है, both these factors are separate set of factors operating at the workplace. Okay, they do not influence each other, they operate separately. Understood? आज हाइजीन फैक्टर्स हुआ, कल के क्लास में मोटिवेटर समझाएंगे, अगर टाइम बचा तो थोड़ा रिवीजन कराएंगे, तो फिर परसों के क्लास में हम पूछेंगे ये दोनों थ्योरी। ठीक है? अंडरस्टूड? अब जाके पढ़ोगे किताब तो तुमको ये थ्योरी समझ में आएगी। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.